हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। इसमें ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत। तो जो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है वो है कोयला और पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कूलाम आवेश का मात्रक होता है और जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो स्वस्थ नेत्र में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना या फिर इसी को हम लोग दृष्टिपटल बोलते हैं, रेटिना पर बनता है। तो निम्न में से कौन सा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? तो लेंस हम लोग जल से भी बना सकते हैं, कांच से भी बना सकते हैं और प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से हम लोग नहीं बना सकते। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है XY और मादा में क्या होता है? XX होता है। तो पुरुष में XY, मादा में XX होता है। पराग कोश में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में परागकण, तो परागकण होते हैं। तो परागकण पराग कोश में होते हैं। ये ऐसे भी पूछता है कि पराग कोश में होते हैं तो परागकण इसमें हो जाएगा। जठर रस स्रावित होता है। जठर रस आमाशय से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करती है? तो सोडियम बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होती है और ये ठंडे जल के साथ में क्रिया कर लेती है। H2SO4 ये अपने आप में एक अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसका pH मान 7 से कम होगा। इसका pH मान 7 से कम होगा। अगर 7 से अधिक होगा तो क्षार रहेगा, अगर 7 होगा तो उदासीन और शुद्ध अशुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 7 से कम। प्रकाश परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। तो प्रकाश परावर्तन का नियम जो होता है वो दर्पण के लिए, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, सही होता है, सत्य होता है और समतल दर्पण के लिए भी सत्य होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है केवल अवतल दर्पण के लिए, दूसरा ऑप्शन है केवल उत्तल दर्पण के लिए, तीसरा ऑप्शन है इसमें केवल समतल दर्पण के लिए और चौथा है इनमें से सभी। तो जो प्रकाश परावर्तन का नियम है ये सबके लिए लागू होता है, सबके लिए सही होता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो देखिए इसमें क्या बोल रखा है? आवर्धित। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, काल्पनिक मतलब आभासी होता है। तो इसमें उत्तल लेंस द्वारा ऑप्शन है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण द्वारा और तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण द्वारा, चौथा इसमें है A और C दोनों। तो इसमें अगर आवर्धित और काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब देखें तो वो उत्तल लेंस द्वारा भी बनता है और उसके बाद अवतल दर्पण द्वारा बनता है। तो दो इसमें एक उत्तल लेंस हो जाएगा, एक इसमें क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। दोनों द्वारा आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ये वाला ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, A और C दोनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। तो देखिए अगर उच्च प्रतिरोध है इसका मतलब वो विद्युत धारा को रोक रहा है और जो विद्युत धारा को रोकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? तो विद्युत रोधी कहलाएगा। और इसमें अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है वाट। शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। और इसमें वोल्ट दे रखा है तो विभव या फिर विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और यहाँ पे ऊर्जा या फिर कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? इसमें जूल हो जाएगा। और यहाँ पे आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ पे विद्युत शक्ति की जो इकाई हो जाएगी या फिर इसका मात्रक करके बोलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है किसी विद्युत केतली में धारा 3 गुनी कर दी जाए तो केतली में उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या होगी? तो जो धारा होती है वो उष्मा के स्क्वायर के समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए उष्मा हम लोग 4 बढ़ाते हैं तो वो उसकी स्क्वायर हो जाएगी, मतलब 4 चौक 16। तो इसमें यही बोल रहा है कि अगर 3 गुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए? इसमें जो विद्युत धारा है वो अगर 3 गुनी कर दी जाए तो उष्मा क्या हो जाएगी? इसकी 9 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 गुनी।
तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, ठीक है, असमर्थ है। तो अगर वो दूर की वस्तु को स्पष्टता नहीं देख पाता है तो उसको कौन सा दोष हुआ है नेत्र में? तो अगर वो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो इसका कहने का मतलब ये है उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट का देख पाता है, दूर का नहीं देख पाता। तो दूर का नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब इसको कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष हो जाएगा इसको? निकट दृष्टि दोष। तो परिभाषा भी थोड़ी सी देख लीजिए इसकी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इसमें ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है और वो कहाँ पे बनाएगा? तो फोकस पे। इसमें क्या हो जाएगा? फोकस पे। ना तो ध्रुव और फोकस के बीच बनाएगा, ना तो वक्रता केंद्र पे बनाएगा और ना ही अनंत पे बनाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? फोकस पे। फोकस पे प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनता है, बहुत ही ज्यादा छोटा बनता है। तो चलिए अब इसके आगे और हम देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना। तो अगर हम लोग कार्बन को, जैसे ये C है, उसको अगर ऑक्सीजन में अगर हम लोग इसका दहन करते हैं तो CO2 हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है? संयोजन अपक्रिया, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना क्या होता है? संयोजन अपक्रिया का। इसमें ये सही हो जाएगा। वियोजन में टूटता है, विस्थापन में एक अधिक क्रियाशील कारक दूसरे कम क्रियाशील कारक को हटाता है। उसके बाद फिर आगे है क्वेश्चन, नेक्स्ट है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है। तो जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें ये हो जाएगा Zn प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। अगर इससे ये रिएक्शन करता है तो ये Zn इस हाइड्रोजन को हटा देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस में क्या हो जाएगा? H2। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्य ताप तथा दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी अधातु है? तो अधातु पूछा है, इसमें ध्यान देना। तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। तो कौन सी गैस हो जाएगी इसमें? ब्रोमीन गैस है, जो सामान्य ताप दाब पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनोन का जो क्रियात्मक समूह है ये वाला है, C+O। उसके बाद इसमें जो OH है ये एल्कोहल मतलब ऑल है। ये कौन सा समूह हो जाएगा? ऑल समूह एल्कोहल का। उसके बाद ये COOH, ये होता है ओइक। ये क्या होता है? ओइक समूह होता है। और उसके बाद में CHO, ये होता है अल समूह। समझ में आ गया होगा? तो इसमें ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इसमें हो जाएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन के द्वारा ही शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना ये होता है। अगला ऑप्शन है इसमें, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी होता है। अगला इसमें ऑप्शन है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। तो ये ऑप्शन नहीं होता है और क्वेश्चन में इसने यही पूछा है कि कौन सी क्रिया नहीं होती है। तो इसमें निगेटिव वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखना, कभी कभी गलती हो जाती है, पॉजिटिव वाला इसमें लगा देते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, यही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या फिर किसने दिया था? और इसमें एक नंबर में और भी पूछता है कि मटर पर किसने प्रयोग किया था? तो यहाँ पे जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने ही जो है आनुवांशिकी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था या फिर इन्होंने ही मटर पे प्रयोग किया था। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के लिए आपतन कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो देखिए, जितना इसमें हमें प्रकाश परावर्तन के 2 नियम पता है कि जो आपतन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है, वो हमेशा बराबर होता है। तो उस नियम से हम लोग कह सकते हैं कि जितना हमारा आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। तो अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो यहाँ पे जो हमारा परावर्तन कोण होगा वो भी क्या होगा? 30 होगा। तो इसमें ऑप्शन C वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभव
संभवतः होगा। तो इसमें जो हाँ, दोनों की फोकस दूरियां किस में है? माइनस में। तो जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, और जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी भी किस में होती है? माइनस में होती है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों हमारे हो जाएंगे अवतल। तो इसमें दर्पण दोनों अवतल, हाँ यही सही हो जाएगा कि जो दोनों इसमें होंगे, चाहे वो दर्पण हो और चाहे वो लेंस हो, दोनों क्या हो जाएंगे? अवतल, क्योंकि दोनों की फोकस दूरियां कैसी होती हैं? माइनस होती हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो हमें एक फार्मूला पता है, F बराबर होता है R/2, और यहाँ पे क्या दे रखा है? फोकस दूरी, और हमसे R पूछा है, तो इस दो को इधर भेज देंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। F कितना दे रखा है? F दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब R कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा जा चुका है। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है। आगे है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। तो प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग के लिए, ठीक है, और सबसे न्यूनतम किसके लिए होगा? तो न्यूनतम होगा लाल रंग के लिए, ठीक है। और एक चीज, अगर यहाँ पे बैंगनी रंग नहीं दे रखा है, नीला दे रखा है, तो नीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 ओम प्रतिरोध का तार है, उसको हमने 5 बराबर टुकड़ों में काट दिया है, और काटने पर अब प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा? तो 5 ओम प्रतिरोध का था, हमने उसको 5 बराबर भाग में काट दिया है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा प्रत्येक तार का, अब हो जाएगा वो 1 ओम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इसमें कि गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेशित कण वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और वो विद्युत धारा भी। कहने का मतलब इसमें हो जाएगा कि वो केवल चुंबकीय क्षेत्र, हाँ ये भी उत्पन्न करेगा, और वो विद्युत क्षेत्र वो ये भी उत्पन्न करेगा। तो इसमें से ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, मतलब हमारा क्या हो जाएगा? ये सी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि जो गतिमान आवेशित कण होता है वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों है। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है या फिर इसमें गर्म किया जाता है, ऐसे भी हो सकता है, तो वो काला पड़ जाता है। तो इस तत्व का नाम क्या है? तो ये तत्व हमारा हो जाएगा कॉपर। तो इसमें ऑप्शन ए नंबर है, तो ए सही हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा कि एक भूरे रंग का एक चमकदार तत्व है जिसको हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, तो इसका कलर क्या हो जाता है? काला हो जाता है। तो वो कौन सा तत्व होगा? कॉपर होगा। अगला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आसुत जल का पीएच मान होता है। तो आसुत जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीमनी या फिर आर्सेनिक है। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये जो तत्व हैं ये होते हैं उपधातु। उपधातु क्या होता है? तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल का जो क्रियात्मक समूह है, लास्ट में इसमें अल, अगर इसको हम लोग देखें तो इसमें क्या जुड़ा है? अल जुड़ा है, प्रोपेनल। तो प्रोपेनल का जो क्रियात्मक समूह हो जाएगा वो हो जाएगा CHO। ये हो जाएगा कीटोन और ये हो जाएगा एल्कोहल का। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नेत्र में गुणसूत्रों की संख्या, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46। अगर संख्या पूछेगा तो 46, अगर जोड़ी पूछेगा तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। तो जो मादा लिंग हार्मोन है वो एस्ट्रोजन होता है। मादा लिंग हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। सी नंबर ऑप्शन है। और जो एंड्रोजन है ये नर हार्मोन है। आगे है अगला क्वेश्चन,
मनुष्यों में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो जो हमारा वृक्क है या फिर इसको हम लोग किडनी बोलते हैं, तो जो वृक्क है वो उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क क्या है? उत्सर्जन से संबंधित है और श्वसन से हमारे फेफड़े हो जाएंगे। अगला इसमें क्वेश्चन है कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वापोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है तो इसकी भी आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश ये तो होता ही है। आगे है उपयुक्त सभी, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये भी जरूरी होगा, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश ये सभी जरूरी होते हैं स्वापोषी पोषण के लिए। और ये जो स्वापोषी पोषण है इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया में देखते हैं। तो अगला इसमें क्वेश्चन है कि मेंडल प्रसिद्ध थे। तो जो मेंडल थे, मेंडल वो आनुवांशिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। मेंडल किसके क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो मेंडल आनुवांशिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। एक नंबर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था, किस पौधे पे किया था? तो मटर के पौधे पर मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एंटासिड। जब पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एंटासिड होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोग से कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है तो बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। इसको देख लीजिए इसको कैसे करना है। इसमें कॉलम एक इधर दे रखा है, कॉलम एक में यहाँ पे पदार्थ दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनका यूज दे रखा है, प्रयोग दे रखा है कि कौन से पदार्थ का प्रयोग क्या होता है। तो इसमें हमें ध्यान ये देना है कि जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग है वो हम लोग मूर्ति के निर्माण में करते हैं, ठीक है, घर में जो डिजाइन बनती है उसमें करते हैं। अगर हड्डी टूटी हो तो डॉक्टर लोग उसको जो है प्लास्टर चढ़ाने में उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे करना, जैसे ए नंबर यहाँ पे है तो ए नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अगला इसमें कास्टिक सोडा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो कास्टिक सोडा का प्रयोग हम लोग करते हैं साबुन बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर क्या हो जाएगा? पहले वाले में आ जाएगा। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है प्रति अम्ल में। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कहाँ होता है? प्रति अम्ल में होता है, तो सी नंबर इधर आ गया। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है, ये हो जाएगा डी नंबर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है कीटाणुनाशक, जिसे हम लोग प्रतिजीवाणु भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कौन कहाँ पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो ए नंबर है, ए नंबर हमारा दूसरे में मिला है, तो ए नंबर देख लेते, दूसरे में इसमें मिला है, तो ए नंबर ये दूसरे में मिला है। उसके बाद फिर इसमें बी नंबर पहले में मिला है। क्या इसमें बी नंबर पहले में है? हाँ, बी नंबर पहले में है। अगला यहाँ पे सी, सी नंबर किस में है? फोर्थ में, चौथे नंबर में है, तो सी नंबर चौथे नंबर में है, ठीक है। डी नंबर कीटाणुनाशक, डी नंबर किस में है? तीसरे में है, तो डी नंबर तीसरे। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप अच्छे से इन सब क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। अगर आप ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके बोर्ड में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतने अच्छे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपके दोस्त भी कर लें, इसलिए आप जो है शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।